अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू सर मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड खैरियत से गुजरा होगा, आइंदा आने वाले दिन भी खैरियत से गुजरेंगे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि SOPs को फॉलो किया जाए। जैसे जैसे हमने देखा कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहाँ पर SOPs की खिलाफवर्जी नहीं करनी, वहीं पर एहतियात ज़्यादा करनी है पहले से ज़्यादा, क्योंकि अब केसेस मजीद बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, केसेस मजीद बढ़ रहे हैं और इस चीज़ को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, खासतौर पर वीकेंड्स के ऊपर जो शादियां थी और हमें भी शादियां अटेंड करने का मौका मिला। एक रवायत जो बैंक्वेट हॉल्स ने बड़ी ज़बरदस्त पकड़ ली है कि वो मास्क के बगैर आपको एंटर नहीं होने देते, और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो वो आपको मास्क देते हैं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराते हैं। सो आई थिंक ये वो तरीक़ेकार है जिसको आपने लेकर आगे चलना है। बट अब दूसरा फेज शुरू हो गया है SOPs का, जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के दिन की मुनासिबत से बात कर लेते हैं। आज 9 नवंबर है। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का यौम वलादत आज भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 143वां यौम पैदाइश है। इस्लामी जमहूरिया ईरान में अलामा इकबाल लाहौरी के नाम से मशहूर हैं और ईरानी उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। कौम उनकी हमेशा एहसानमंद रहेगी। उन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का। अलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक दीनदार घराने में पैदा हुए थे। अलामा इकबाल की शायरी ने बरसगीर की पसमानदा मुस्लिम कौम को जगाया था और दो कौमी नज़रिए की और दो अलहदा कौमियत के तस्वुर ने पाकिस्तान की राह हमवार की। और अलामा इकबाल ने क़याम पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा, फिर उसे पाया तकमील तक कायदे आज़म ने पहुँचाया। उन्होंने अपनी वलवला अंगेज़ शायरी से सोई हुई मुस्लिम कौम को जगाने की भरपूर न सिर्फ कोशिश की, बल्कि हमेशा से उस पर जते रहे। उनके पास पाकिस्तान के कौमी शायर होने का एजाज़ दरसी कुतब में उनकी शायरी पढ़ाई जाती है। और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों को अमल और खुदी की जानिब माइल किया था। अलामा इकबाल की शायरी में मौजूद पैगाम ने न सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को मुतहरिक किया और फाल भी बनाया। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। अलामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की थी। मिशन हाई स्कूल में वो ज़ेर तालीम रहे, जहाँ उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद मरे कॉलेज सियालकोट पहुँचे और फिर FA पास किया। उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन का उनकी जहन साजी और तरबियत में बड़ा अमल दखल रहा। फिर उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी, आज तक स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। लब पे आती है दुआ, गाय और बकरी, पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी की चंद मिसालें मौजूद हैं। क्या हमें पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अलामा मोहम्मद इकबाल इसकी ताबीर तो ना देख सके थे और 21 अप्रैल 1938 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफ़ी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। शायर मशरिक ने मुतादिद किताबें भी लिखी, जिनमें जिब्राइल, बांग दरा, कुलियात इकबाल, मस्जिद कुर्तबा, ज़ौक़ और शौक़ और दीगर शामिल हैं। आज भी ये जिक्र किया जाता है कि इकबाल का तस्वुर और इकबाल का पाकिस्तान और इकबाल के शाहीन जब भी यूथ को एड्रेस किया जाता है। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आई थिंक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही हमें एक करीना सिखा दिया कि किस तरीके से आप अपने वतन के लिए, अपनी ज़ात के लिए, इस्लाम की रोशनी में, क्योंकि उनकी हर नज़्म, हर जो शेर है वो कहीं ना कहीं बैक हिस्ट्री इस्लाम से जाकर जुड़ता है, और जो तरीक़ेकार उनकी शायरी में वज़ा है वो बहुत सौ साल पहले इस्लाम में भी वाज़े कर दिया गया था। तो अल्लामा इकबाल की शायरी आज भी नौजवानों के लिए एक मशले राह है, अगर तो हम उनसे वो सीख लें। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। हम आज दुआ करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए और उनके अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे। पाकिस्तान जो है उनका हमेशा से जो उन्होंने एहसान किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आवाम पर, वो हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल। हम चलते हैं प्रोग्राम के रनडाउन की तरफ और आज प्रोग्राम में क्या क्या डिस्कस करेंगे ये आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज में। PDM का फॉरेन फंडिंग केस चलाने और IG सिंध के अखबार रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी का वही फैसला होगा जो PDM के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। आसिफ जरदारी का इजलास से वीडियो लिंक से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PDM के पास नवाज शरीफ का बयानिया कबूल करने के अलावा क्या रास्ता है। इमरान खान की जाली हुकूमत जा रही है, मरीम नवाज का दावा। कहा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में आखिरी धक्का दे दो, घर भेजो। चलास में खिताब। किसी को आवाम के वोटों पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कहा अपोजिशन को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश धांधली होगी।
कराची में पाक सरजमीन पार्टी का पावर शो। पीडीएम जलसे में सिर्फ इमरान खान को हटाने का ड्रामा किया गया। 12 साल से सिंध में इक़्तिदार रखने वाली पीपुल्स पार्टी ने सूबे को क्या दिया? 12 सालों में 8000 अरब रुपए हजम कर गए, जिसका हिसाब लेंगे। हंगामाराई केस में गिरफ्तार लीगी एमपीए ख्वाजा इमरान नज़ीर का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया। आज इंतज़ाई दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कैमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली खातून नायब सदर। ट्रंप का शिकस्त मानने से इनकार, अदालत जाने का ऐलान। मुल्क में ज़राई शोबे में एक और तजुर्बा कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग पर काबू पाने के लिए नई मशीन्स तैयार कर ली। मनसूबे पर पंजाब हुकूमत 33 करोड़ रुपए की रकम खर्च करेगी। 80% रकम पंजाब हुकूमत और मुफक्कर पाकिस्तान शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। कौम उनकी हमेशा एहसानमंद रहेगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में। जो बाइडेन ट्रंप को शिकस्त देकर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। मुंतखब सदर जो बाइडेन ने 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जबकि अमरीकी मीडिया का यह भी कहना है कि मुंतखब सदर जो बाइडेन जनवरी 2021 में जब अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो ट्रंप इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। उन्होंने अभी से ये इलेक्शन रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि वो अदालत का रुख करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ये इलेक्शंस मानते हैं अगर सिर्फ हम जीतेंगे, यानी कि रिपब्लिक जीतेगा तो ही इलेक्शन मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। और वही हुआ कि रिपब्लिकन्स जो हैं बेशक उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिर भी इलेक्शन के उनके नाम ना हो सका, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा। रियासत पेंसिल्वेनिया में कामयाबी के बाद जो बाइडेन 46वें अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 214 वोट हासिल किए हैं। और अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की कामयाबी के बाद जनूबी एशियाई न्यायाध कैमला हैरिस अमेरिका की नायब सदर मुंतखब हो गई हैं। और अमरीकी सदारती इंतखाब की तारीख में कमला हैरिस नायब सदर के ओहदे पर फायज होने वाली ये पहली खातून। बिल्कुल जी, ये भी बहुत एजाज़ की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत मिशिगन, शुमाली कैरोलिना और नेवाडा में वोटों की गिनती अभी तक जारी है और ऑब्वियसली उधर से भी वोट आ जाएंगे जल्द से जल्द। और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन टीम का इंतखाब के नताइज मानने से साफ इनकार भी सामने आ चुका है। अब हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन जो कि अब इलेक्टेड हो जाएंगे अनकरीब, लेकिन अभी उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कहेंगे क्योंकि अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, तो वो भी अभी तक जो खिताब कर रहे हैं, जो बात करें मीडिया पर, जो उन्होंने अपनी आवाम से खिताब किया है, उसमें लग रहा है कि खासी एक चेंजेस आने वाली हैं अमेरिकन पॉलिसीज में। उन्होंने कहा कि मैं उनका भी प्रेसिडेंट हूं जिन्होंने मेरे लिए वोट नहीं किया। मैं अमेरिका को डिवाइड नहीं करूंगा एंड ऑल्सो नस्ल परस्ती का खात्मा करने के लिए जंग का वक्त है। ये उन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में कहा प्रेसिडेंट इलेक्ट के तौर पर। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। My fellow Americans and the people who brought me to the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law and my sister Valerie. Anyway. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation. 74 million. तो तारीख में जी सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले मिलियन जी, मतलब आप इमेजिन करें। और आप देखें कि टर्नआउट कितना रहा, अच्छा खासा टर्नआउट रहा है और बहुत ज़्यादा वोट्स मिले, इसमें कोई शक नहीं है। और तारीख में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले सदर ये मुंतखब हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो नायब सदर के हवाले से भी बात की जा रही है, नायब सदर जो हैं ख़वातीन का उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कैमला हैरिस ने। उन्होंने मौजूदा नस्ल के लिए उन्होंने कहा कि राह हमवार की गई है। अमेरिका की नौ मुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा कि इलेक्शन में डाले गए हर वोट को गिना गया है। अमेरिकी अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शाइस्तगी का
इंतखाब किया है। बिल्कुल, और आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की तारीख में पहली सियाफाम खातून नायब सदर ये मुंतखब हुई हैं, जिनका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सेनेटर रही हैं ये, और फिर 55 साल कैमला हैरिस रियासत कैलिफोर्निया के साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। कल उन्होंने एक स्पीच की, और उस स्पीच में उन्होंने तमाम खवातीन को मुखातिब किया अमेरिका की कि आई एम द फर्स्ट वन बट आई एम नॉट गोना बी द लास्ट वन। और ये जो कॉन्फिडेंस था उनका एज अ वुमेन, और मोस्ट पावरफुल ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट वो बन गई हैं। सो एज अ फीमेल मुझे भी कहीं ना कहीं उन पर प्राउड फील हो रहा था, ऑल्दो कोई डायरेक्ट उस तरह से वो नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो है ना, रिप्रेजेंटेशन है, और ये अच्छी बात है। अमेरिका की तारीख में कभी कोई पहले कोई खातून सदर नहीं हुई। हिलरी क्लिंटन अगर हो जाती तो वो पहली खातून सदर होती, लेकिन कैमला हैरिस जो है, जो कि ये भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है, पहली खातून नायब सदर हैं, सियाफाम हैं, और ये भी अमेरिका के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी एजाज़ की बात है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। To the poll workers and election officials across our country who have worked tirelessly to make sure every vote is counted, our nation owes you a debt of gratitude. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. उनकी स्पीच आपने मुलाहिजा की, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला भी शुरू हो चुका। जो बाइडन को, कैमला हैरिस को मुबारकबाद दी जा रही थी, और ऐसे में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बाकायदा जो बाइडन और कैमला हैरिस को टैग करके उनको मुबारकबाद दी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है तमाम पाकिस्तान तैयार है अमेरिका की नई सदारत के साथ काम करने के लिए। इसके साथ साथ वज़ीर ने कहा कि जो बाइडन कैमला हैरिस को अमरीकी इंतखाबात कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इससे मुतालिक आलमी सरबराह इजलास का भी मुंतज़िर हूँ। बिल्कुल, और ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो ना इतनी आसानी से मानने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और ना ही वो मान रहे हैं। हाँ, ऑल्दो उनके जाने की खुशी में जहाँ प्रोटेस्ट की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन वहीं पर अमेरिका की सड़कों पर लोग डांस करते हुए नजर आए और एक्चुअली इंजॉय कर रहे थे, और जो बाइडन की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं चाहूँगी कि हम वो सेलिब्रेशंस वाली वीडियोस जो हैं, जो हम बाकायदा निकाल रहे थे कि लोग एक्चुअली बड़ा इस चीज़ को एज अ फेस्टिविटी इंजॉय कर रहे थे, और बिकॉज दे हैव वोटेड फॉर जो बाइडन, तो वो सड़कों पर मौजूद थे और डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। 16 करोड़ आवाम ने वोट दिया। अमेरिकन तारीख में इतने वोट कभी नहीं डाले हैं। और इसके साथ साथ अब जो सदर मुंतखब हुए हैं वो भी तारीख के सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले सदर हैं, तो ये बड़े एजाज़ की बात है अमेरिका के लिए भी। और इसके साथ साथ हमने बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं कि वो खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। वहीं पर ऑब्वियसली एहतजाज वाले भी लोग होंगे, लेकिन एहतजाज वाले भी अपनी जगह अपनी राइट है उनका, अगर उनकी मुंतखब सदर उनका नहीं हो सका, लेकिन दूसरी तो जश्न का जो समा ये भी वाकई काबिल दीद है। बिल्कुल। एनीवेज जी, अब इसके ऊपर हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको लिए चलेंगे लाहौर मज़ार इकबाल, जहाँ पर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मौजूद हैं। हिल जाएगा भाई, हिल जाएगी। किस तरह रिकॉर्डिंग पे लाइव तो नहीं होना इस टाइम भाई, लाइव ही चल रहा है ना यार। अल्लाहुस्समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की रूह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रात सहाबा कराम, हज़रात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अजमाइन की अरवाह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब ताबईन तबा ताबईन औलिया अल्लाह की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुँचा। अल्लाह, इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब मुफक्कर पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफतूर को पहुँचा। ऐ अल्लाह, आज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योम इकबाल के हवाले से पूरी दुनिया में जो मनाया जा रहा है, या अल्लाह, इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क व कौम को चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, इसको सही मानों में या अल्लाह उनके ख्वाबों की ताबीर इस पाकिस्तान को बना दे। ए अल्लाह, आज हमारे पाकिस्तान की क़यादत जनाब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को मदीना की रियासत का मॉडल बनाना चाहते हैं, ए अल्लाह, हमारे वज़ीर आज़म को कामयाबी और उनकी टीम को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ए अल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान की क़यादत में हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान ख़ान बुज़दार जिस तरह पंजाब को तरक्की की तरफ और खुशहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं, या अल्लाह, इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान को अमन अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान को हर अंदरूनी बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। अल्लाह, हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज और हमारे सिक्योरिटी इदारे जैसे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे, पूरी उम्मा को या अल्लाह मुत्तहद और वहदत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कलाम मोहम्मद इकबाल 143वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब और इसके साथ मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस शिकवान इस वक्त मौजूद थी और हत्या मज़ार में दुआ की गई। बिल्कुल, दुआए तकरीब तो आपने मुलाहिज़ा की और इसी के साथ हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हम बात कर रहे थे यूएस इलेक्शंस के हवाले से। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताते चलें कि बाइडन ने ट्रंप से मौमिर तरीन सदर होने का एजाज़ भी छीन लिया है। यानी कि ट्रंप अभी तक हिस्ट्री में सबसे बूढ़े, तो मैं नहीं कहूँगी एजेड कह लूँ, अब तो मैं बूढ़े नहीं कह सकती, बूढ़े तरीन सदर थे, वो ज़ईफ सदर थे, ऑल्दो वो लगते नहीं थे, बट बाइडन इज 77, सो अब वो भी एजाज़। अब ये माशाल्लाह बाइडन जो है वो ज़ईफ तरीन सदर हो चुके हैं अमेरिकी तारीख में। लेकिन एनीवेज एज मैटर नहीं करती, यहाँ पर मैटर करता है पॉलिसीज़ और क्या आइडियोलॉजी है, किस तरह से लेकर जाना है इसको। हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से खुर्रम शहजाद साहब, जिनसे हम बात करेंगे, एनालिस्ट हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। अब अमेरिका में चूँकि इंतखाबात के हवाले से मेजॉरिटी आ चुकी है बाइडन के पास, फिर इसके बाद क्या होगा, क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया वैसे तो वक्त देने के लिए। जो बाइडन इस वक्त नज़र आ रहे हैं सदर बनते हुए, ऑब्वियसली हल्फ भी ले लेंगे वो जल्द जनवरी में, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं मानता, रिकाउंटिंग भी हो सकती है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ चेंज हो जाए अभी भी, या फिर आपको नहीं लग रहा कि अब चेंज नहीं आ सकता? जी, यहाँ पे पॉलिसी अगर तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बात करें, यहाँ के लॉज के बारे मुताबिक बात करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप को इवेंचुअली मानना पड़ेगा। और अगर आप देखें
कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी कैबिनेट के लोग जो थे, उनकी रिपब्लिकन पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, उनके साथ नहीं खड़ी। उन्होंने उसके इनका जो बयानिया है, इनकी जो स्टेटमेंट पोजीशन है, उसके ऊपर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की, बल्कि उन्होंने जो अभी आउटकम आया है उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं कि हम जो इतना ओवरवेलमिंग टर्नआउट जो हुआ है उसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं अमरीकी अवाम को। इस तरह के बयान उनकी अपनी लीडरशिप की तरफ से ही आए हैं। तो इस लिहाज से प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पोजीशन जो है वो काफ़ी वीक है। जो समझ रहे थे कि प्राइम जो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, 6 जज उनके पार्टी के एफिलिएटेड हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। उनके पास जो एविडेंसेस हैं वो इतने वीक हैं कि उसके ऊपर भी आप कोई भी केस जो है वो एक लंबे अर्से तक नहीं फाइट कर सकते। राइट, बिल्कुल ठीक। तो अभी यहाँ पे जो हमारी ऑफिशियल साथ बात हुई है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ये मुमकिन है कि आइंदा 2 दिन में, 3 दिनों में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में अपनी जो शिकस्त है उसको करते हुए नए सदर को मुबारक। बिल्कुल सही, यानी कि वो ग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। ऑल्दो खुरम साहब, हम ये भी बात कर रहे थे कि ट्विटर पहले उनके ट्वीट्स को डोनाल्ड ट्रंप के जो रिजल्ट डे से आना शुरू हुए थे ब्लॉक कर रहा था, लेकिन फिर मीडिया ने भी ब्लैकआउट कर दिया था उनकी स्पीच को, जिसमें बार बार वो रिगिंग की बात कर रहे थे विदाउट एनी प्रूफ्स। तो वहां पर तो सबूत के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इवन इल्जाम भी नहीं लगा सकते। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मानना पड़ेगा। लेकिन जो एक फोर्स किया जा रहा था प्रोटेस्ट वाला सिनेरियो, और प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उसमें क्या अपडेट्स हैं, क्या देख रहे हैं आप सिचुएशन? किसके बारे में आपकी आवाज? प्रोटेस्ट जो एहतजाज लोग कर रहे हैं, और खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। जी देखिए, एक चीज हमें माननी पड़ेगी। एक चीज हमारी जो हकीकत है वो अमेरिका की जो हकीकत हमने देखी है कि 70 मिलियन लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट डाले। ये वो 70 मिलियन वोट हैं जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी रेशियल स्टेटमेंट के बावजूद, सेग्रीगेशन पॉलिसी के बावजूद, मिनॉरिटीज, मुस्लिम बैन, इस तरह की हेटेड के ऊपर जो उन्होंने पॉलिटिक्स की 4 साल, उसके बावजूद 70 मिलियन रिकॉर्ड वोट थे। और ये वो वोट हैं जिसने अमेरिका की असलियत भी एक हिसाब से हमें पूरी दुनिया को दिखा दी कि वो बंदा जिसने वाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया, वो बंदा जब मुल्क में ब्लैक लाइव मैटर से हो रही थी उनके खिलाफ स्टेटमेंट, उस जो पुलिस के बारे में जो रवैया था पुलिस का ब्लैक्स के बारे में, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया, तो उस बंदे को $70 मिलियन वोट्स मिल गए। तो इसका मतलब ये है कि उनके फॉलोअर्स हैं, हार्डकोर सपोर्ट है, वाइट मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो उनके साथ है। उस लिहाज से उनका एहतजाज करना, उनका सड़कों पे आना, उनके बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उनका बाहर आना वाकई एक राइट बिल्कुल आपकी बात सही है खुरम साहब कि बेसिकली एहतजाज करना भी उनका राइट है, और बहुत ज़्यादा वोट भी मिले हैं, 7 करोड़ से ज़्यादा वोट मिलना, और ऑब्वियसली सेकंड नंबर पर वो हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो तो हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो बाइडन की लिए बात हो रही है कि भारत में ये बात इस वक्त की जा रही है कि जो बाइडन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, कैमला हैरिस के बारे में बात की जाती है कि उनका ताल्लुक क्योंकि वो उनकी वालिदा जो थी उनके पेरेंट्स में से ताल्लुक इंडिया से भी है एक का। अब ये बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट कितना होता है, इस बारे में कोई बात हो रही है कि किस तरफ झुकाव है, रीजन के हवाले से क्या बात हो रही है कि बाइडन के क्या होगा, बाइडन क्या पॉलिसी लेकर जा रहे हैं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस रीजन को लेकर? जो सबसे अहम डेवलपमेंट जो आज भी हमारी ट्रांजिशन टीम के साथ बात हुई है, अभी जो ट्रांजिशन टीम जो है वो अर्ली स्टेजेस में है, जो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन, पहले प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट के मुंतकली तक एक ट्रांजिशन टेम्परेरी टीम बनाई जाती है। तो आज मेरी उनसे बात हुई है। सबसे जो अहम चीज हो रही है ईरान से डेवलपमेंट। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस प्रेसिडेंट मुकम्मल तौर पर रोल बैक किया था। बिल्कुल वहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। राइट। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस है तालिबान के साथ, पीस प्रोसेस विद अफगानिस्तान द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पहले जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने पाकिस्तान को माइनस किया था और इंडिया को लेके आने की कोशिश की गई, उसकी वजह से सेटबैक हुआ। तो ये जो बाइडन की ट्रांजिशन है, इनका भी ये फोकस है कि इसके अंदर 5 अपॉइंटिंग ऐसे जो पाकिस्तान फोकस हो। तो उस तरह से जो थ्रेट फील किया जाता है अमेरिका में कि अब जो तालिबान है उसका फ्यूचर क्या होगा,
तो उसके बारे में भी इस वक्त काम हो रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और ये जो चाइना कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है, चाइना कंटेन पॉलिसी है, इसके ऊपर बाइडेन का कुछ ज्यादा रोल नहीं हो सकता। की वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिसी और फॉरेन यहाँ पे जो अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वो उसको बिल्कुल ठीक एस्टेब्लिशमेंट पहले तो वो उसको मैनेज करते हैं। तो चाइना और रशिया की जो बाइडेन का इतना खास हाथ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है तमाम पॉलिसीज़ हैं जिनको जो अंडर डिस्कशंस भी आएंगी, जिनको देखना भी होगा, लेकिन फिर जब हम हिस्ट्री की तरफ देखते हैं, बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं, तो यूजुअली वो प्रोलॉन्ग ही करती हैं, वो पॉलिसीज़ प्रोलॉन्ग करती हैं, क्योंकि उनका जो जो थिंक टैंक है उसको वो प्रोलॉन्ग मतलब उन पॉलिसीज़ को लेकर चलता है। सो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि अपेरेंटली फॉरेन पॉलिसीज़ में उस तरह से चेंजेस नहीं आते, बट हाँ अलबत्ता अमेरिकन के लिए चेंजेस ज़रूर आते हैं, वो चाहे टैक्स पॉलिसीज़ को लेकर हो या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को लेकर हो। तो लेट्स सी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नई पॉलिसी लेट्स सी। और जब हेल्प ले लेते हैं उसके बाद ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस एक्सपेक्ट भी किए जा सकते हैं। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि ये चेंजेस दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए अच्छे हों। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो इजलास किया कल और उसमें जो चीज़ें कुछ तय पाई, उसमें एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह थी कि फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर हम बात करेंगे कि बिला तातुल उसको चलाया जाए, और साथ ही साथ आईजी पुलिस सिंध के अगवा की जो रिपोर्ट है उसको भी पब्लिक करने का मुतालिबा किया है। बिल्कुल। इस्लामाबाद पीटीएम के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना था कि अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ है और जिसमें नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए थे। उनका ये भी कहना था कि इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आइंदा का लाएमल पर गौर भी किया गया, जबकि पीटीएम ने मुख्तलिफ हिस्सों में जल्द से मुनक्किद करने के साबिक़ा शेड्यूल पर भी बात की है। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑब्वियसली कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, इसके लिए इजलास भी ज़रूरी है। और अब एक आइंदा आने वाले दिनों में स्टीयरिंग इजलास भी होगा स्टीयरिंग कमेटी का, और उसके भी क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ये भी हम देख लेंगे। बिल्कुल। और जिसका आपने जिक्र किया, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास वो 13 नवंबर को होगा, फिर 14 नवंबर को इस्लामाबाद में ही उसकी सरबराही में इजलास किया जाएगा और एजेंडा तय किया जाएगा कि किस तरीके से हम इस अपने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को आगे लेकर चलेंगे और क्या बयानियाँ अपनाएंगे। डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयानिए पर भी गर्मा गर्म बहस हुई, और इस मौका पर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पूरा ओवर द वीकेंड कुछ खबरें आ रही, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने बीबीसी को दिया काफ़ी ज़ेर बहस रहा, बट मैं ये समझती हूँ कि मैंने चूंकि वो पर्सनली इंटरव्यू खुद भी देखा है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब चीज़ें आप सिर्फ पिक एंड चूज करके प्रेजेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ सिचुएशन खराब लगती है, जिस पर मरीम नवाज साहिबा ने वाज़ेह जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो ने जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुसलसल ये कहा है कि नवाज शरीफ का अपना हक है अगर उन्होंने किसी का नाम इस्तेमाल किया। हाँ, ये पीडीएम में डिस्कस नहीं हुआ था, ये बात उन्होंने क्लियर की। और साथ ही साथ अबू सर आप ये भी देखें कि पीडीएम ने मुख्तलिफ जमातों को एक साथ तो ला खड़ा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजीज भी मर्ज हो गई, आपके नजरियात भी एक हो गए, आपका चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक हो गया। जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई वुड से दे आर टोटली रॉन्ग इन दिस सिनेरियो। एग्जैक्टली। देखें पीडीएम है और ऑब्वियसली पीडीएम मींस के तमाम पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी होकर एक उनका एजेंडा है, दैट डजंट मीन कि वो एजेंडा एक है और उनकी पॉलिसी भी एक है। एनीवेज इस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त कहाँ पर सियासत जा रही है। कुछ सियासत की जो कि ओवर द वीकेंड खबरें सामने आती रहीं, और उसमें एक खबर ये भी आई कि मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार किया गया, उनकी गाड़ी को बंद किया गया और फिर उनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। बिल्कुल। आज उनको अदालत फिर पेश किया जाएगा। नैब दफ्तर पेशी के मौके पर हंगामा आराई से मुताल्लिक केस में नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है, FIR 21 नामजद और 40 नामअलूम अफराद के खिलाफ जो मदियत में दर्ज की गई थी, उनको एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि आज अदालत में पेश होंगे और जमानत के बाद गिरफ्तारी भी करवाएंगे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था लाहौर जलसे से पहले एक अहम गिरफ्तारी जो उन्होंने डाली है, अब इसके बाद शायद गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो कहीं ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि कुछ बेल बिफोर अरेस्ट के लिए कुछ रहनुमा जो हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो लाहौर का जलसा हो उससे पहले
ये हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो मुख्तलिफ केसेस में नामजद लोग हैं उनको गिरफ्तार बगैर सबूतों के ना किया जाए। एग्जैक्टली। इसके साथ साथ जैसे कि नून लीग के इस वक्त पोजीशन है पंजाब में, लेकिन अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की तो वहाँ पर चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने में आती है। स्पीचेस हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, पीपल्स पार्टी नून लीग भी एक्टिव है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो इस वक्त स्पीचेस हैं वो भी अपनी जानिब जारी हैं। और अब इसके साथ साथ एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रूलिंग आ गई कोर्ट की कि तमाम रुकन असम्बली जो हैं गवर्नमेंट के हों या फिर अपोजिशन के, वो सूबा बदल कर दिए जाएँ या सूबा छोड़ दें, उसके लिए डेट दे दी गई है। अब ये भी ओबियसली पोजीशन एक होगी, क्या होता है इसके बाद। ये तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मेरे तो वक्त देने के लिए। जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं पीडीएम के जलसे के हवाले से जहाँ पर बात हो रही है, पहले तो उस पर बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा और किसी किस्म की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो चुके हैं, ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो बिलावल भुट्टो के हवाले से बात की गई थी उस पर भी बात हुई। आपको क्या लगता है कि वाकई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही या फिर कुछ अभी है मामला? देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत सी बातें कही गई और बहुत सी बातों का जवाब भी दिया गया है। कल खास तौर से ये जो नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से जी कोशिश की जा रही है कि इसको बुनियाद बना के ये तासुर दिया जाए कि पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो टूट गया है जी। और उसके अंदर जो दो बड़ी कंपोनेंट पार्टीज हैं वो तो एक दूसरे से बहुत शदीद नाराज हैं। ये तासुर कल उन्होंने खत्म करने की कोशिश की और जब लोगों ने बार बार वही सवाल पूछा, अल्टीमेटली मौलाना ने शटअप कॉल दी उनसे और कहा कि इस पर अब इसके बाद बात नहीं होगी। दो वजह है उनके इस रवैये की और इस तरह से बात करने की। एक तो ये कि जो बयान था बिलावल जरदारी का, उसे वाकयातन काट कूट के और उसको जो ऑपरेटिव पार्ट था उसको लेके एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो हुकूमत ने शुरू की है। वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसको समझा नहीं जा सकता या जिसमें कोई इबहाम है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स 3 बार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो अगर कोई बात कर रहा है किसी का नाम लेके तो यकीनी तौर पर उनके पास सबूत होंगे इसके। ये तो वेरिफिकेशन है उस स्टेटमेंट की और एक तरह का एतमाद है कि अगर उन्होंने बात की है जो इतने जिम्मेदार उहदों पर रह चुका है तो उनके पास कोई ना कोई सबूत इसका जरूर होगा। आप मुझे बताइए इसमें क्या खराबी है। और दूसरी बात ये जो मैं बड़ा जोर दे के कहना चाहता हूँ कि फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने नाम ले लिए हैं, लेकिन बाकी तमाम जितने भी लीडरशिप है पीडीएम की, उनमें से कौन शख्स ऐसा है जिसने उस अदारे की तरफ मुंडी उठा के इल्जाम नहीं लगाया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद की स्पीचेस जो है वो एपीसी की उठा लीजिए, उसके बाद दोनों जलसों की उठा लीजिए। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि बिलावल से ज्यादा हार्श तकरीर तो किसी की भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से हुकूमत जो है उसके पास चूंकि और तो कुछ है नहीं, ना दिखाने के लिए, ना साबित करने के लिए, ना पेश करने के लिए, वो इसी किस्म की। तो बुखारी साहब आप ये समझते हैं कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पीडीएम में दरार पड़ गई, इसमें कोई सदाकत नहीं है और ऐसे बयानात आए भी हैं जिसमें बिलावल के इंटरव्यू पर मरियम ने भी रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने भी कहा कि मुझे कुछ गलत नहीं लगा बिलावल ने जो उस इंटरव्यू में कहा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम जिक्र करें, चूंकि हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं और उसको भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है मीडिया, और जो रूलिंग आई कि तमाम रुकने असेंबली निकल जाएं गिलगित बल्तिस्तान से और वो कैंपेन नहीं कर सकते, और बिलावल ने कहा कि नहीं मैं तो आखिरी दिन तक, आखिरी वोट की काउंटिंग तक यहाँ बैठा रहूंगा। क्या कहेंगे इस पर आप? अब थोड़े ही दिन रह गए, आज 9 नवंबर हो गई है, दूर नहीं है इलेक्शन डे। देखिए सिमल, बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह हैं उनका वहां जाना जो है वो तो उससे थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे गिलगित बल्तिस्तान के, उसमें यह है कि हुकूमत का कोई एहलकार, वजीर या वजीर आजम, वो उस इलाके में दाखिल नहीं हो सकते वहाँ। और हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जाके वहाँ न सिर्फ तकरीर की है बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि हम इसको सूबा बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखें जो गंडापुर हैं, जिस किस्म की जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पता नहीं उनकी खानदानी रवायात हैं या वो शायद समझते हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू वो कर रहे हैं। जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है, जिसने भी सुनी है उसने उसके ऊपर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। असल में चूंकि पीटीआई को पता है कि वहां पर दोनों बड़ी दूसरी जमातें जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नवाज है, इनकी वहां पर काफी पजीराई है,
इन्होंने पिछली दो तीन दफा वहाँ हुकूमतें की हैं, और जिस तरह सिंध के हवाले से रवैया रहा है पीटीआई का, वही रवैया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है कि जैसे भी हो वहाँ पर हुकूमत जो है वो हासिल करनी है। जब रवैये ये हो जाएंगे तो फिर उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है, ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। और अभी तो जैसा मैंने कहा कि जो वजीर हैं गंडापुर साहब, उन्होंने जो कुछ कहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन जिस तरह के ऐलानात उन्होंने किए हैं कि 4000 वोट दो, मैं 4 अरब रुपए दूंगा, एक हुकूमती वजीर की तरफ से। बिल्कुल बकायदा इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो तो नहीं जा सकते, और इसके साथ रूलिंग भी है, आइन में भी लिखा हुआ है कि आपने नहीं कैंपेन करनी है। लेकिन अपोजिशन के हवाले से भी अभी क्या ये रूलिंग उन पर अप्लाई होगी, जो कि कोर्ट ने कहा है कि तमाम पार्लियामेंट के जो रुकन हैं वो छोड़ जाएं सुबह? उसमें तो फिर ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो भी आते हैं, फिर उनको भी जाना पड़ेगा अगर कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक चलना है। तो अगर वो इसको डिफाई करते हैं, अगर वो नहीं जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाएगी। इस पर क्या अपोजिशन हो सकती है? कि आने से पहले जितना गंद डाला जा सकता था वहाँ वो डाला गया है। इस रूलिंग के अब आने का कोई फायदा नहीं है बिल्कुल। ये रूलिंग अगर बहुत पहले इब्तिदा में आ जाती, जब वहाँ वजीर आजम गए थे, जब वहाँ पर ये गंडापुर साहब गए थे, अगर उस वक्त आ जाती रूलिंग तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं आती। जो बिलावल का बयान है वो एक तरह का रिएक्शन है कि अगर आप हमें निकाल के उनको ये इजाजत देना चाहते हैं कि वो जो मर्जी करते फिरे यहाँ, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल से दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो उनका राइट है, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह भी हैं। लेकिन अगर बहुत अच्छा होता अगर अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही जो इलेक्शन लॉज हैं उसका एहतराम करते, और वहाँ जो एक पीसफुल इलाका है वहाँ अगर पीसफुल तरीके से इलेक्शन होने देते, और ये इस किस्म की जो गुफ्तगू वहाँ की गई है, इस किस्म की पेशकशें वहाँ की गई हैं, ये अगर ना होता तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इससे बहुत ज्यादा बेहतर होती। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर होती, लेकिन ये जो तमाम सिनेरियो क्रिएट हुआ और रूलिंग जिस वक्त पे आई, बुखारी साहब कह रहे हैं कि उसका कोई फायदा नहीं था। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम सूरत हाल पर आप हमें बता रहे थे। पारा तो काफी हाई नजर आता है, वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो लाहौर में गिरफ्तारियों के हवाले से हो, या फिर वो कराची में PSP के जलसे के हवाले से। लेकिन वहीं पर कुछ लोग अपना टेम्परामेंट खो बैठते हैं, जगह नहीं देखते वो कहाँ पर हैं। और ख़ास तौर पर हमारी यूथ, जब मैं इस तरह की वाक़यात या इस तरह की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो? लड़ाइयाँ, आपस में मार कुटाई। और ये वीडियो कल से बहुत ज़्यादा वायरल है। ऑरेंज ट्रेन की जी वीडियो है जी, ये देखें ऑरेंज ट्रेन के अंदर कुछ अफराद थे, आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े और इस कदर लड़े, और अब ये देखें कि किस तरह गुतम गुता हुए हैं। अब ये इसमें सवालात उठते हैं ऑब्वियसली कि अब आप हर जगह पर सिक्योरिटी के अफराद को तो डिप्लॉय नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ पर आप सिक्योरिटी के अफराद को डिप्लॉय करेंगे? ये हमें एक शहरी होने के नाते, एक समझदार शहरी होने के नाते ये सबूत देना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मामला है, कहीं पर आपको कोई चेक नहीं करने बैठा हुआ, तो आप एटलीस्ट नॉर्मल रहें, वहाँ पर बैठें। अगर कोई लड़ाई हो गई है तो लोग छुड़वा दें। यहाँ पर तो लोग तमाशा देखते हैं या फिर उस लड़ाई का पार्ट बन जाते हैं। हाँ, वो तमाशा चाहे अब अपने कैमरा की आंख से देख रहे हैं या खुद से देख रहे हैं। अब देखिए सारे लोग आराम से खड़े हुए हैं, कोई किसी ने रोका नहीं है कि रुक जाओ, जब तक अच्छी खासी फेंटी नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। और आप देखें कि आप ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लगाकर आवाम की फैसिलिटीज के लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया गया। और हम इससे पहले भी कुछ वीडियोस देख रहे थे कि बच्चे झूल रहे हैं, उसके सेंटर हैंडल को पकड़ के लड़ाई कर रहे हैं, सेंटर हैंडल पर लटके हुए। नहीं, मुझे दुख होता है अबू सर, हमारे पैसों से बना ये प्रोजेक्ट, वो तो चलिए एंजॉय कर रहे हैं, इतना फन सेक नहीं होता है। ये नहीं है, सॉरी, ये लड़ाई नहीं है। बच्चा अगर झूल रहा है तो उसमें तो कोई मसला नहीं। मुझे तो बहुत मसला है उस पे भी, और मेरे सामने वो बच्चा ये कर रहा होता तो मैं उसको अच्छी खासी डांट पड़ा देती। बट आई वुड से कि जो गार्ड्स खड़े हैं हर स्टेशन के ऊपर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आई थिंक पाकिस्तान इज गोना बी दैट कंट्री जिसके ऑटोमेटेड एक प्रोजेक्ट के अंदर, मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, वरना इस तरह के इंसिडेंट्स आए रोज देखने को। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी एटलीस्ट बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर जो सिचुएशन नजर आ रही है, अभी सिक्योरिटी की मजीद जरूरत है, कैमरा लगाने की जरूरत है। होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है और लोगों का ये हाल है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं आपस में और कुछ छुड़ाने वाले ही नहीं है, तो फिर छुड़ाने के लिए एटलीस्ट वहाँ पर सिक्योरिटी का होना तो बड़ा जरूरी है। होते तो आप छुड़वाते, ऑब्वियसली दो चार आपको पड़ जाते। फिर यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि लोग डर जाते हैं कि हम ना दरमियान में आ जाएं, और लोग नहीं छुड़वाते बल्कि तमाशा देखते हैं, वीडियो कैमरा बनाते हैं, वीडियो कैमरे से सिर्फ तस्वीरें बनाते हैं। चले कोई नहीं, सबक मिल जाता है बाकी लोगों को। एनीवेज जी, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, चाहे वो ख़वातीन की हरासगी का केसेस हों या इसके अलावा ओवरऑल सिचुएशन क्राइम की हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपडेट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से काम हो रहा है। वहीं पर कराची में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जराइम की रोकथाम के लिए रेंजर्स ने एक बड़ा कदम लिया। सिंध रेंजर्स ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद एप्लीकेशन तैयार कर ली और एक बटन दबाने पर आप रेंजर्स कंट्रोल रूम में बर वक्त हरकत में आ जाएंगे। रेंजर्स की जानिब से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये नई एप्लीकेशन बना दी गई है और तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल को जदीद और मौसर बनाने के लिए IT की मदद से ये ऐप तैयार की गई है। और तर्जुमान का ये भी कहना है कि करोड़ों के आबादी वाले शहर में लोगों को ये सहूलत फराहम नहीं की जा सकती। हाँ, इब्तदाई मरहले में मखसूस सेक्टर्स को एप्लीकेशन फराहम की जाएगी। फिलवक्त हस्पतालों, बैंकों, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बिजनेस कम्युनिटीज और दीगर शोबाजात को ये ऐप फराहम की जा रही है। ये वो पिक एंड चूज कर लिया मुख्तलिफ फील्ड्स को जो सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं उसमें। मैं आई एम वेरी ग्लैड कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी उसमें शामिल हैं, स्कूल्स भी उसमें शामिल हैं, जिसमें इस एप्लीकेशन को जिसे कहते हैं ना कि फायदा उन सेक्टर्स तक पहुंच सकेगा। बिल्कुल। तो ये हॉट जोन्स हैं, सारे रेड जोन्स हैं, तमाम जहां पर ज़रूरी होता है शहर में इंटेलिजेंस नेटवर्क तश्कील देकर मुख्तलिफ इदारों और आवाम में सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। और इसमें यह भी कहा गया किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेंजर्स बर वक्त कार्रवाई के जरिए जराइम की रोकथाम कर सकेगी। SOS अलर्ट ऐप के जरिए रजिस्टर्ड शुदा इदारा और शहरी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आगाही दे सकते हैं। और ये भी बताया गया कि एक बटन दबाने से सारे की इतला रेंजर्स के कंट्रोल रूम तक जा पहुंचेगी और इतला देने वाले शख्स की मुकम्मल तस्दीक कंट्रोल रूम में नुमाया हो जाए। और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली विद फेक अलर्ट जो हम देखते हैं कि अक्सर पूरे साल का जब डेटा निकाला जाता है तो 15 जो लाहौर में पूरा एक इमरजेंसी नंबर है उसके ऊपर कितनी फेक कॉल्स आती हैं, 1122 पे कितनी फेक कॉल्स आती हैं। तो इस एप्लीकेशन पे कोई फेक अलर्ट ना जारी कर सके उससे पहले जिन जिन को ये ऐप फराहम की जाएगी उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो कंट्रोल रूम और आपके पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे और आपको पता होगा कि एक बहुत ही मुस्तनद जराए से आपको ये खबर मिल रही है। इट्स लाइक आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, आप अपनी ह्यूमन पावर बढ़ा रही हैं। कुछ लोगों को पिक एंड चूज करके जिनके पास ये एप्लीकेशन की एक्सेस होगी और फिर ये अलार्म के जरिए इमरजेंसी इतला मिलेगी। रेंजर्स के इलाके में मौजूद मोबाइलों को भी इमरजेंसी कॉल मौसूल होगी और फिर तमाम का तमाम नेटवर्क रेंजर्स का जो है वो अलर्ट हो जाएगा और इमरजेंसी की नौयत के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर सकेगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस तमाम जो वाक़यात ऐसे होंगे, अवाम में किसी के साथ भी ऐसा वाक़या होता है उसकी इतला बर वक्त रेंजर्स को देकर जराइम के खात्मे में कहा गया है कि साथ दिया जाए। इस तरह की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी हैं। पंजाब में भी इस तरह की एप्लीकेशन लॉन्च की गई, इसके अलावा ओवरऑल भी काम किया जा रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर भी आ चुकी है जो कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में मौजूद है। जिसे लोनलीनेस का शिकार थी वो एक NGO ने बाकायदा इसके ऊपर फाइट लड़ी, लीगली भी एक केस भी चला और उस पर बात भी हुई। फिर ये डिसाइड हुआ कि अब इस हाथी को जिसका नाम केविन है उसे वापस भेजा जाएगा। फिर इसका पासपोर्ट भी बनाया गया। लेकिन उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि एक पूरी ट्रेनिंग की इसको ज़रूरत है क्योंकि बाय एयर इसने ट्रैवल करना है, एक केज में ट्रैवल करना है और साइकोलॉजिकली जानवर कैसे रिएक्ट करे ये कहना कबल अज़ वक्त होगा अगर उसकी ट्रेनिंग ना हो। तो आजकल केविन की जो है वो ट्रेनिंग मुसलसल जारी है। बिल्कुल। और किस तरह से उन्होंने उस केज में रहना है, इसकी तैयारियों की मुंतकली कैसे होगी, ये तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये तमाम काम जारी है। मगज़ात चिड़ियाघर है जिसमें वाहिद हाथी थे केविन, कंबोडिया मुंतकली की तैयारियां हो रही हैं। उनको किस तरह से ट्रेन किया जाएगा। सैड दो अबूजर के लाहौर चिड़ियाघर में भी सूजी के बाद कोई हाथी नहीं आ सका, वो पूरा का पूरा केज खाली है। अब इस्लामाबाद में एक हाथी था वो भी जा रहा है तो फिर वो भी एक बड़ा केज खाली हो जाएगा। और ये इट्स अ वेरी यूनिक एनिमल, सबसे बड़ा जानवर है ये और चिड़ियाघर की शान हुआ करता है। तो अब इस्लामाबाद का मगज़ार चिड़ियाघर भी खाली हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा सैड हूँ। और इसके साथ साथ सैड भी हैं, बच्चे भी बड़े परेशान थे कि उनकी कोई अल्टरनेटिव रखी गई है कि नहीं, क्योंकि लाहौर में जिस तरह से आपने बताया नहीं है। अब अगर इस्लामाबाद में भी ना किया गया तो बड़ा मेरे ख्याल में होगा गलत बच्चों के साथ। एनीवेज, इस वक्त क्या तैयारी है, कैसे 2 हफ्ते तक कैबिन के अंदर जाने और आने रहने की तरबियत दी जाएगी, किस तरह से इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, मुंतकिल कैसे किया जाएगा, ये तमाम क्वेश्चंस हैं। और फिर इस वक्त क्या सूरत हाल है इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से रोज़ीना अली, उनसे हम जान लेते हैं। रोज़ीना, कैबिन के हवाले से आप पहले दिन से हमें अपडेट कर रही हैं और अब तो लगता है कि जाने का वक्त भी कैबिन का आ चुका है, ट्रेनिंग हो रही है, केज तैयार है, क्या डिटेल्स हैं? आप भी मेरा ख्याल है बिल्कुल करीब ही खड़ी हैं कैबिन के।
जी बिल्कुल, कावन के बिल्कुल बहुत ही करीब खड़ी हूँ और कावन की ट्रेन रही है, केज भी तैयार हो चुका है, तमाम तरह मनाजिर देख रहे हैं कि बहुत ही खुसूसी तौर पर बहुत खूबसूरत सा केज बनाया गया है। लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं कावन के हवाले से। ऑस्ट्रिया से स्पेशल आई खुसूसी जो टीम आई, उसके यहाँ पर खुसूसी टीम के मेंबर हैं, यहाँ पर खलील हैं, उनसे मैं बात करती हूँ क्योंकि वो मुसलसल कावन को देख रहे हैं। उनका जो एग्रेशन था, जो उनका बिहेवियर था कावन का, जो कावन की सेहत है उस हवाले से, और कावन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, इतने गुस्से के बावजूद वक्त गुजारा उन्होंने। तो उनसे ज़रा मैं बात करती हूँ और उनसे मजीद जानते हैं कि अभी कावन की क्या सिचुएशन है, क्या कावन ट्रैवल कर सकता है या नहीं। हेलो खलील, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। Thank you. Now, how's Kavan's health? He's prepared to travel, physically fit or not? The elephant is physically prepared for relocation, but the team is working now hard to train him to feel comfortable in the transport crate for the airplane. So still a lot of work to do in the coming days and in the coming 2 weeks, but he is very cooperative. He lost a lot of weight in the last 8 weeks. He started to be more calm, not aggressive like before, but still sure special medical attention is needed for his health. ये बता रहे हैं कि पहले की तरह का तो इनका एग्रेशन नहीं है, but खलील, how his health? You told me that still he have nail infection in his nail. So how he will be travel? He don't have nail infection. He have cracks in his nail. So his cracks in his nail, which sure need trimming. Our colleague now arrived from yesterday from Germany. And with this training container, we will try to take care of his nails in the coming weeks. Is this a safe cage for Kavan? It's a huge one. It's 6 meters 60 long. It's really very solid metal. It's very heavy, but for Kavan, it was a toy when it's arrived. He destroyed the external door, but there is another crate will be used for the transport. But this is a safe crate for training. A month ago, you told me that Kavan have overweighted. So now, please tell me how much weight reduced Kavan? So when we arrived here in August this year, Kavan was taking nearly 200 kilogram sugar cane per day. This is like really crazy. So he was over 5.5 ton. Now we reduce the sugar cane from 200 kilogram to about 30 to 40 kilogram per day. He like to enjoy grass, fruits, vegetables, and sure we try to move him so many times in the enclosure to make exercise. He have to be sportive in the coming days and weeks. रोजीना, ये तमाम इन्फॉर्मेशन तो बड़ी मज़ेदार है, लेकिन मुझे अब आप ये बताएं, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है रोजीना, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप रोजीना, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि चिड़ियाघर तो खाली हो जाएगा मर्गजार का, अब जा तो रहा है, केज की भी बात हो गई, फिटनेस की भी बात हो गई, आप उदास हैं और वहां पर बच्चे उदास हैं कि अब ये इतना बड़ा केज जो यहाँ मौजूद था केविन का, वो अब खाली हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं तो बहुत उदास हूँ क्योंकि गुज़श्ता 2-3 बरसों से कावन के ऊपर काम कर रही हूँ और जब से मैंने अपना ये चैनल ज्वाइन किया तब से कावन की स्टोरी को मैं देख रही हूँ और कावन का एग्रेशन भी देखा, कावन को खुश भी देखा, वो वक्त भी देखा जब कावन को जंजीरों में बांध कर एक जगह कैद किया गया था, फिर वो वक्त भी देखा जब कावन आज़ाद बाहर घूमता, बच्चों के साथ आके वक्त गुजारता था, बच्चों से चीज़ें लेता था। यकीनन इस्लामाबाद के जो बच्चे हैं वो ज़रूर उदास हो जाएंगे क्योंकि इस वक्त ये जो केज है यहाँ पर जो कावन नज़र आ रहा है, कुछ दिन में ये केज खाली हो जाएगा। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ खलील से कि यहाँ से कावन को एग्जैक्टली भेजा किस डेट को जा रहा है, क्योंकि इस हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि कावन आखिर किस डेट को जाएगा। when Kavan leave for Cambodia? We plan to move him in the period between 20 to 25 of November, so in short time, but we're still expecting the export permit from the Ministry of Climate Change. I mean, they are helping us so much, but sure, we're still waiting to get the export permit from them as soon as possible. Especially, we received the import permit from Cambodia. All the needed document and medical health check is done by the team of Forpos, so we are looking forward as soon as possible to get the export permit because we have to book the flight. So, our elephant, our Kavan, and your friend also leave soon. Thank you. Well, I thank you. I thank Pakistan so much. Really, I'm very impressed by the warm welcoming for the team,
from Pakistani people. I learned so much here, and also Pakistan is a good And also opportunity. learn from Kavan also. Allah, thank you Khalil, thank you so much. Thank you. खलील की गुफ्तगू आपने सुनी कि 20 या 25 तक तकरीबन बताया जा रहा है कि कावन को यहाँ से भेज दिया जाएगा। परमिट का इंतजार किया जा रहा है कि कंबोडिया से परमिट जारी तो हो चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में रिसीव चूंकि नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़े से कुछ मसाइल हैं और तब तक कावन की मुसलसल ट्रेनिंग चलती रहेगी। कावन को केज में भेजा जाएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है कि कावन के लिए कि वो केज में अंदर जाए, बहुत पुरसुकून अंदाज से अंदर जाकर बाहर आए। लेकिन रोजीना, अब मैं आपको एक नई स्टोरी देने लगी हूँ। केविन के जाने के बाद, केविन जो भी उसका नाम है, उसके जाने के बाद आपने अब काम करना है इस चीज के ऊपर कि नया हाथी कब आएगा, एक ऐसा हाथी जो यहाँ पर ट्रेन रहेगा और यहीं पर मौजूद रहेगा, क्योंकि पहले ही लाहौर चिड़ियाघर का हाथी का पिंजरा बिल्कुल खाली पड़ा है। अब इस्लामाबाद जहाँ पर लोग जाकर एंजॉय कर लेते थे उसकी कंपनी या मरकज़ा चिड़ियाघर में, वहां भी नहीं होगा। तो दैट्स योर नेक्स्ट असाइनमेंट, इसके ऊपर आपने काम करना है, मेक श्योर करना है कि हाथी आ जाए। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश है कि हाथी आ जाए, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि चिड़ियाघर पूरा सुनसान नजर आ रहा है। हर तरफ से जो परिंदों की चिरपिड़ महसूस होती थी, सोगवार होती है ना, कुछ जा रहा है, इतने अरसा यहाँ पे ये रहे कावन, और ऑब्वियसली जब लीव कर रहे हैं वहाँ से तो परिंदे जानवर सब फील कर रहे होते हैं ये, और ऑब्वियसली उनका इजहार का तरीका यही होता है कि वो खामोश हो जाते हैं। एनीवेज, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह रोजीना ने भी कहा और सिमर आपने भी कहा कि यहाँ पर अगर ये कावन जा रहा है, ये भी खैरियत से अपने इलाके में रहे जाकर कंबोडिया में, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट जल्द आ जाए। बिल्कुल सर। इसी के साथ रोजीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जब इसका ट्रैवल टाइम यानी कि 20 से 25 नवंबर के दौरान जब भी केविन ट्रैवल कर रहा होगा, हम तभी आपको अपडेट जरूर देंगे इस हवाले से। लेकिन फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी हवाले से अहम फैसले भी लिए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा एदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए हैं। और 24 घंटों के दौरान 1650 नए केसेस सामने आए हैं और अमवात की तादाद 9 गुज़श्ता 24 घंटों में रही, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 3,44,839 हो गई और मुतासरा जो कोरोना वायरस है सिंध में, उसकी तादाद 1,50,169, जबकि पंजाब में 1,06,922 हो गई है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ केपी की बात करें तो मरीजों की तादाद 40,657, बलोचिस्तान में 16,106, इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 21,861 है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना की केसेस की तादाद 4,758 है। गिलगित बल्तिस्तान में 4,366 है। ताहम अगर बात की जाए एक्टिव केसेस की मुल्क में, तो वो भी बढ़ गए हैं, 3,000 पर जो आ चुके थे, अब वो 18,981 तक एक बार फिर पहुंच चुके हैं। और अबूजर, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ मेंबर ऑफ कोरोना एडवाइजरी ग्रुप, और मेरी उनसे बड़ी इन डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई और उन्होंने कहा कि अभी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वो स्वेयर सिम्टम्स के साथ हैं, सांस का प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इंटेंसिव केयर की उनको ज़रूरत है। तो दैट मीन्स कि इस दफ़ा जो कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे, लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्वेयर हैं, और ये सर्दी की वजह से, चूंकि वैसे ही वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मजीद तबीयत ख़राब कर सकता है, मजीद बुरी तरह से आपकी हेल्थ को इफेक्ट। जो आप बात करिए उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग इजी लेते रहे हैं कोरोना केसेस और रूटीन में कहनी ये मेरे सिम्टम्स वो कोरोना वाले नहीं है, तो जब बिगड़ गए मामला मजीद ख़राब हो गए, तो लोगों ने जब हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया और जब वो कोरोना के हवाले से पॉजिटिव आ गया, तो वो परेशान कुन सिचुएशन थी। तो इसीलिए अब एक बार फिर वहीं पर आप जाइए वापस। मैं मार्च में जब आपको बताया गया था कि कोरोना केसेस में जैसे आपको सिम्टम फील हो, आप ज़रूर जाइए अपने टेस्ट करवाइए, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त आप एहतियात करेंगे तो आइंदा आने वाले दिन आपके लिए बेहतर हो जाएंगे, वरना जो सेकंड वेव है ज़्यादा डेडली और ज़्यादा लीथल भी हो सकती है। बिल्कुल, जहां पर बहुत ज़्यादा रिविजन्स की जा रही हैं SOPs के हवाले से, वहीं पर शहरियों के लिए मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी लाजमी करार दे दी गई है। मास्क ना पहनने पर अब आपको 100 रुपया जुर्माना होगा, जबकि सिंध हुकूमत ने ये जुर्माना 500 रुपये किया है। मैं समझती हूँ शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी लोग फॉलो करेंगे, अदरवाइज लोग इसको बड़ा ईजी लेते हैं। गैर संजीदा रवैया होता है, जिसकी वजह से लोग हीले बहाने करते नजर आते हैं कि मास्क पहना नहीं है, हमारी ये रीज़न है, हमारी ये रीज़न है। बहरहाल जो सेकंड फेज SOPs का जारी किया गया है, उसमें शादी की तकरीबात के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बिल्कुल, NOC के मुताबिक शादी की तकरीबात के मुतालिक गाइडलाइंस का निफाज 20 नवंबर से हो जाएगा। मखसूस शहरों में और मज़कूर इलाकों में, पंजाब के 7 सिंध के 2 शहरों में शादी गाइडलाइंस नाफिज अमल होंगी। बलोचिस्तान का एक और खैबर पख्तूनख्वा का भी एक शहर है जिसमें गाइडलाइंस का इतलाक होगा।
यानी कि बड़े शहर जहाँ जहाँ पर आबादी जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि हॉट स्पॉट्स बन सकते हैं, उधर ऑब्वियसली पंजाब में ये शहर ज़्यादा हैं, सिंध में शहर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इन SOPs को फॉलो भी करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। और शादी की जगह का इंतखाब अब आप लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मुशावरत से करेंगे। इंडोर तकरीब पर पाबंदी होगी, सिर्फ आउटडोर शादियाँ यानी कि ओपन एरियाज में शादी हो सकेगी। मार्किज में शादी की तकरीब के इनेकाद की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि जो जगह ऊपर से बंद है वहाँ इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ ओपन एरिया में शादी आप कर सकते हैं। हो गई है कि मैं सोच रहा था, कल भी ये देख रहा था कि जो ओपन एरिया में ऊपर आपने अगर कैनोपी भी नहीं लगानी तो सर्दियों में लोग कैसे शादी करेंगे? तो फिर इसका मतलब है शादी नहीं कर सकते, या तो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और इस पे सख्ती भी करनी पड़ेगी। और फिर 1000 मेहमानों की शिरकत की इजाजत होगी। तो ये वो तमाम SOPs हैं जो कोरोना के हवाले से दूसरी वेव में जारी किए गए हैं। वहीं पर इस्लामाबाद का अगर जिक्र करें तो ये दूसरी लहर इस्लामाबाद में शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना केसेस के फैलाव को रोकने के लिए ज़िला इंतजामिया ने 5 सब सेक्टर्स को सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के सेक्टर I-83, I-84 और G9 को भी सील करने का हुक्म दिया गया है। किस तरह से अमल दरामद होगा और कौन कौन लोग इससे इस्तिस्ना हासिल कर सकेंगे और किस तरह से ये जो NCOC के फैसले हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर आसिफ रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन की पूरे मुल्क में, जहां पर सेकंड वेव के हवाले से बात की जा रही है कि जो इजलास हुआ NCOC का उसमें ये कहा जा रहा है कि मज़ीद सख्ती होगी। इस्लामाबाद में चंद इलाके हैं उनको सील करने की बात भी की जा रही है और आज भी उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जानी थी। क्या अपडेट्स हैं, क्या सिचुएशन है इस पर इस्लामाबाद की खुसूसन? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है पर मिलियन पॉपुलेशन पूरे मुल्क के हिसाब से। हमारे 22 लाख की आबादी से कल के दिन में 6247 टेस्ट हुए और 257 पॉजिटिव केसेस आए। हमारे एक्टिव केसेस की तादाद 2000 प्लस है, 2157 टू बी प्रिसाइज। और इसी तरह जो हमारी डेथ्स हैं, टोटल इस्लामाबाद में डेथ 241 है कल रात तक। अब जब हम ये तो हमारे बुनियादी स्टेटिस्टिक्स हैं। जहाँ तक हम अपनी तैयारी की बात करें तो बेड्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में जो 12 या 13 मेजर लीडिंग एडमिटिंग हॉस्पिटल हैं उनमें बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो नॉर्मल फ्लो या लो डिपेंडेंसी यूनिट्स जिनको लेस क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है, बेड्स हमारे पास मौजूद हैं, टिम्स से लेकर तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल तक। वेंट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट्स आते जा रहे हैं। उसमें भी हमारे पास कल शाम तक की जो फिगर थे, टिम्स में हमारे पास 10 वेकेंट वेंटिलेटर मौजूद है और बाकी भी अस्पतालों में 2-2, 3-3, 4-4 करके वेंटिलेटर इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मौजूद हैं। इसी तरह अगर ये तो ट्रीटमेंट वाली साइड है, जो हमारी प्रिवेंशन वाली साइड है, प्रिवेंशन वाली साइड में हमने कल के दिन में कोई 3 लाख रुपए के करीब जुर्माने किए हैं, जिसमें के शॉप्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स को हमने टारगेट किया है। इसके अलावा आपको पता होगा कल के दिन में स्मार्ट लॉकडाउन हमने लगाया है 5 सेक्टर्स में इस्लामाबाद में। इसके अलावा इससे भी पहले आपको पता होगा कि 14 के करीब स्ट्रीट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हमने लगाए थे। लास्ट ये है कि हमने SOPs की कंप्लायंस के ऊपर कल के दिन में 125 अरेस्ट किए हैं। तो ये दिस इज ऑल वी डूइंग। हमने 144 की दफा भी नाफिज की इस्लामाबाद में मास्क के ऊपर कि मास्क जो लोग नहीं पहन रहे हैं, और उसके ऊपर हमने वायलेशन में 125 अरेस्ट कल हमारे ACs और मैजिस्ट्रेट्स ने किए। तो वी आर ऑल इन द फील्ड। और इसके अलावा ऑफिस में भी, दफ्तरों में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। हमने तमाम दफ्तरों के बाहर अपनी पुलिस के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हमने लगाया हुआ था। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि ये जो पूरे सब सेक्टर्स 5 मेन उनको सील किया गया है और आज से ये सील हो रहे हैं, जिसमें मेजर इलाके भी शामिल हैं, G10-4 भी है, G6-2 भी है, तो क्या इसमें सिर्फ इलाकाई लोगों को आने और जाने की इजाजत होगी? इस स्मार्ट लॉकडाउन को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि यही वो तरीका है जो फिर पूरे मुल्क में भी स्मार्ट लॉकडाउन की नजर होगा और लगेगा। किस तरह से होगा? लोग तैनात होंगे, बार बार चेकिंग की जाएगी? क्या एड्रेस चेक करने के बाद ही दाखिल होने के लोगों को इजाजत होगी या नहीं? स्मार्ट लॉकडाउन में जो कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, लाइक मेडिसिन हैं, कोई बच्चों का एग्जाम है, कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस वाले हैं, लाइक हेल्थ के ऑफिस वाले हैं, वो लोग एग्जेम्प्टेड होंगे। बाकी तमाम लोग जो कि पॉजिटिव हैं या वो इस इलाके में जहाँ पे केसेस ज्यादा हैं और जिन लोगों को सील किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, दे विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट और नोबडी विल बी अलाउड टू मूव इन। इसके लिए हमने उनको 24 घंटे का टाइम हमने दिया था, 24 तो नहीं 18 से 20 घंटे का। कल हमने 12 बजे नोटिफिकेशन हमने इशू किया था तमाम सिटीजन को। हमने कहा था कि एक दिन पहले कि अपने 14 दिन का राशन अपने लिए कंप्लीट कर लें। लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज और कोई पेशेंट हो, कोई हॉस्पिटल किसी ने जाना हो, किसी डॉक्टर ने जाना हो, स्टूडेंट का एग्जाम हो, राइट, ऑब्वियसली जो एक लिस्ट है पूरी जिसमें कहा जाता है कि अगर आप उस लिस्ट में शामिल हैं तो आपको एग्जाम्पशन होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर इस वक्त समझ नहीं आ रही शायद गवर्नमेंट को भी कैसे हैंडल किया जाए, तभी लॉकडाउन ही लगा दिया जाता है।
कारोबारी मराकज़ में जब लोग शॉपिंग करने जाते हैं, एक एक दुकान तो चेक नहीं की जा सकती, वहाँ पर क्या सिचुएशन है कि दुकानों के अंदर जब लोग जाते हैं शॉपिंग करने, आपने लिख दिया नो मास्क नो सर्विस, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से होती नहीं है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया है? इसके लिए मैकेनिज्म है कि हमने उनके साथ तमाम जो बड़े हमारे मार्केट एसोसिएशन वाले हैं और हमारी हाई रेट बिल्डिंग वालों की एसोसिएशन है, उनके साथ हमने मीटिंग्स की है, हमने वेडिंग हॉल वालों के साथ मीटिंग की और हमने उनको SOP समझाएं। इसके अलावा अवेयरनेस के अलावा हमने वहाँ पे फाइन अरेस्ट भी हमने की हैं। लेकिन ये कि सोसाइटी के लेवल पे ये चेंज लाने की जरूरत है। आपके थ्रू, मैं मीडिया के थ्रू तमाम शहरों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रिक्टली मास्क पहनने को ऑब्जर्व करें, बिकॉज द डिजीज इज सेकंड वेव हमें ऑलरेडी हिट कर चुकी है और काफी लोग जो है तो मर रहे हैं। तो तमाम सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो बराए करम मास्क पहने और SOPs की कंप्लायंस करें। बिल्कुल सही, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मास्क पहने, SOPs को फॉलो करें, तभी वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इस्लामाबाद में ये सिचुएशन और पूरे मुल्क में अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट SOPs आ रही हैं, वो चाहे शादी की पाबंदियों से हों, वो चाहे किसी निजी तकरीब के हवाले से हों, अब उसको भी फॉलो करना ज़रूरी होगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा किस तरह से लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि 20 तारीख के बाद आपने इंडोर शादी नहीं कर सकेंगे, तो उससे पहले तक आप अपने मामला सेटल कर लें, या फिर अगर आपने एडवांस दिया हो तो वापस ले लें, क्योंकि ओपन मेरा ख्याल शादी हो नहीं सकती, क्योंकि जितनी सर्दी है आप अगर उसको कवर नहीं कर सकते तो बड़ा मुश्किल होगा। अब देखना, आप दिन की शादियों का ट्रेंड आ जाएगा जो ओपन में। एनीवेज, शादियों का ट्रेंड और शादियों का सीजन चल रहा है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट शादी रही जिसकी सोशल मीडिया पर धूम रही कि दो अहम जिसे कहते हैं ना कि कारोबारी हजरात की खानदानों में शादी हुई, और इस शादी पर मैं आपको बताऊं 16 करोड़ रुपया खर्चा आया है। 16 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है जी इस शादी पर, चाहे वो उसके लिए मौसीकी के आलात और उसके साथ साथ जो म्यूजिशियंस हैं, फिर जो सिंगर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनका अरेंजमेंट हो या फिर डेकोरेशन हो। आप देखें कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की, ऑब्वियसली 16 करोड़ रुपया भी लगा दिया है। और डेकोरेशन में ऑब्वियसली फूल भी आते हैं, फिर आर्टिफिशियल डेकोरेशन भी होती है, वो भी इसमें शामिल है, स्टेज है, फिर जो कपड़ों की खरीदारी भी होगी, ऑब्वियसली उसमें सारा कुछ है। जो ओवरऑल हम तक खबर पहुंची है वो ये कि 16 ये सिर्फ शादी के अरेंजमेंट्स के पैसे हैं, ये कपड़े इसमें शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ खाना और केटरिंग और अरेंजमेंट्स शामिल हैं। सो ये एंट्रेंस थी कि पूरी की पूरी रोड को उन्होंने बरकी कुमकुमों को हम जैसे कहते हैं उससे सजाया गया, और पैसे का ऐसा ज़िया मैं कहूँगी कि किया गया कि एक गरीब आदमी के लिए तो शादी करना पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट्स के ऊपर 16 करोड़ रुपया लगा दिया। कानून की धज्जियां बिखेरी गई, वन डिश का जो कानून पंजाब में मौजूद है उसको तो यकसर नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि सीरीज ऑफ मेन्यू जो नजर आ रहा था आपको वहां खाने का, मुझे नहीं समझ आती कि सोशल मीडिया पर इतनी धूम थी, क्या किसी में हिम्मत हुई वहां जाकर चेक करने की कि स्टार्टर्स से लेकर एग्जैक्टली आपके पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितनी डिशेस वहां पर अवेलेबल हैं। पूरे बुफे लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल में वन डिश का उन्होंने मतलब लिया कि सिर्फ एक डिश रखनी, बाकी सारी रखनी है। उन्होंने मेरे ख्याल में वन डिश का ऑपोजिट मतलब ले लिया, और सब कुछ रखा हुआ खाने के लिए, हर तरह के मेन्यू अगर मिल जाए ना, मैं वो भी अगर दिखा दें, क्योंकि बड़ा जबरदस्त मेन्यू था तो वैसे मजे का मैं जो उसको देख रहा था। अब आप बट साहब होने का सबूत दे रहे हैं, लेकिन एनीवेज मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि स्पेशल अपीयरेंसेस भी हुई वहां पर सेलिब्रिटीज की। आतिफ असलम जो है वो बारात पर तशरीफ लाए अपनी मिसेस के साथ, मेहंदी पर राहत फतेह अली खान साहब ने परफॉर्मेंस दी, इब्रारुल हक जो है वो भी आए थे, उन्होंने भी अटेंड की, मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने भी स्पेशल परफॉर्मेंस मतलब एंट्री दी वहां पर, स्पेशली उन्होंने अटेंड की ये शादी, और वहां पर उनके लिए आप देखें कि अनाउंसमेंट्स हो रही थी, आपको पता है? राहत फतेह अली खान अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं, फिर किस तरह से लोग वहाँ पे अपीयर हुए हैं। ऑब्वियसली बड़ी एक शादी है और उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, सब उन्हें शिरकत भी की, दुआ भी दी, लेकिन जो हमारा फोकस है ना वो मेन्यू है, और इसके साथ साथ जो वहाँ पर डेकोरेशन हुई है आपका मेरा नहीं और आपके डेकोर हुई है वो बड़ी शानदार है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, 16 करोड़ रुपया ये एक रीजनेबल अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, शादियों पे फिर भी आपको उतना ही खर्चना चाहिए जितना कि एक रीजनेबल हद तक होना चाहिए। तो अब उधर एक तरफ तो बिल पास होता है कि आप जहेज नहीं देंगे और गैर ज़रूरी रसूमात नहीं करेंगे, लिमिटेड रहेंगे, और दूसरी तरफ इस तरह से शादी की जाती है, जो उनका पैसा है उन्होंने लगाया, वी आर नो वन टू कमेंट, बट हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया, इस पूरी शादी की वीडियोस में आपको कहीं कोई मास्क पहने हुए नजर आए? मास्क तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आया। मुझे लग रहा है कि वो मास्क भी शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ओवरऑल भी ये सिचुएशन इस वक्त है कि लोग थोड़े इजी हो गए थे। ये देखें फ्लोर है, आर्टिफिशियल फ्लोर है जिसमें नीचे पानी बह रहा है और आप उसके ऊपर चल रहे हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल बनाया गया है कि ये दुनिया बनाई गई है जी 16 करोड़ रुपया लगाकर, बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन ऑब्वियसली हम फिर भी ये कहेंगे कि 16 करोड़ रुपया एक शादी के लिए, एक इवेंट के लिए
बहुत ज़्यादा है, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो उसकी एक बेहतर तरीके से कंजम्पशन होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इस्लाम के तहत भी आप कहें तो फजूल खर्ची में आ जाता है, और अदरवाइज भी आप मॉरली भी देखिए सिचुएशन आपकी सोसाइटी में भी देखें तब भी ये फजूल खर्ची में आता है। सच अ पर्सनल इवेंट, उस पे आप कि रिश्तेदारों ने एंजॉय किया होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। ये वलीमा है और वलीमे पर ये तमाम जो फॉरेनर आर्टिस्ट हैं परफॉर्मेंस के लिए, वो चाहे फायर शो हो, वो चाहे जिम्नास्टिक्स हो, वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस वहाँ पर चल रही थी। राहत फतेह अली खान अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे, लेकिन वलीमे शायद उनके घर में किसी छोटे बच्चे को सर्कस देखने का शौक हो, उसने कहा मैंने सर्कस देखने घर पे I have my serious concerns on the choices जो उन्होंने की, but then again उनका पैसा है, उन्होंने लगाया है कि पापा मैंने सर्कस देखनी है, हमने कहा शादी में मंगवाऊंगा सर्कस। उनके बेटे और बेटी की शादी है, सो इट्स देयर चॉइस, वो जिस तरह से मर्जी चूज करें। हाँ, लोग जरूर तनकीद कर रहे थे। टॉक ऑफ टाउन भी है जी इस वक्त, सोशल मीडिया पर इसकी खूब बात हो रही है, लोग इसकी वीडियोस रिसर्च जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर शेयर भी कर रहे हैं, और एंट्रेंसेस इसके साथ साथ जो डेकोर था वो बड़ा डिस्कस हो रहा है। जो पूरा रूफ था जो कैनोपी का, वो ऐसे था बिल्कुल फ्लावर से वो कवर्ड था, और हर तरह के इंटरनेशनल फ्लावर्स यूज़ किए गए, इंपोर्टेड फ्लावर्स यूज़ किए गए। चलिए, आई थिंक आला हुकाम को अब ये भी पता है कि शादी कहाँ हुई है, किसकी हुई है, तमाम सबूत भी मौजूद हैं जहाँ कानून तोड़े गए हैं। सो लेट्स सी, एफबीआर को भी पता, इतना हिस्सा मत बोल। तो लेट्स सी इसके ऊपर नोटिस लिया जाता है या नहीं, चाहे वो वन डिश पार्टी का है या टाइमिंग्स इशू के ऊपर है। एनीवेज, इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हालात कुछ ऐसे होते हैं, कई दफ़ा इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लेके आनी होती हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, आपके घर में कोई बीमार हो जाए या मौशी हालात ख़राब हो जाएं तो आपको बाहर निकलना पड़ता है अपने घर वालों की मदद के लिए, हाँ वो आप औरत हों या मर्द हों या बच्चे हों। और ऐसी औरतों पर मुझे बहुत प्राउड और फ़ख्र महसूस होता है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मुल्तान की ऐसी ही एक बहन जी से जिनका नाम शाहीना है, और शाहीना ने रेडी से रक्षित तक का सफ़र कैसे तय किया, चार दीवारी से रक्षित तक कैसे पहुँची, और फिर लोगों को खाना सर्व करती हैं, और इनके खाने की तारीफ़ भी बहुत होती है। सो मुल्तान में एक फिक्स जगह है जहां अगर आपने मज़ेदार खाना खाना हो तो आपको पता है कि शाहीना बहन जी के ये जो ठेला है वहां पर जाकर आप खा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम शाहीना बीबी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपनी आप बीती सुनाइएगा। ये जहां आप खड़ी हैं आपके बिल्कुल पीछे वो रिक्शा है जिसमें आप खाने लोड करती हैं हर रोज़ के बनाकर, और फिर लोगों को सारा दिन खिलाती हैं और अपना रोज़गार कमाती हैं। कैसा रहा ये सफ़र, कितनी मुश्किलात आई, ज़रा बताइएगा। मेरी बहन मुश्किलात तो बहुत आई, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया। मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले ये काम शुरू किया था, जो घर में मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। मेरे मियाँ बीमार थे, घर को कोई संभालने वाला नहीं था, कमाने वाला घर का कोई नहीं था। तो जैसे औरत को जैसे खाना पकाने आता है तो मुझे भी आता था। तो मैं बैठे एक दिन सोच रही थी कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं, मजबूर हो के सोच रही थी, अल्लाह के आगे फरियाद कर रही थी कि मैं ऐसा आखिर क्या करूं कि अपने घर को संभालूं, अपने मियाँ को संभालूं, बीमार मियाँ को, बच्चों को संभालूं। तो ऐसा क्या करूं, आखिर मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना चाहती, और मैं यानी कि खुद ही कुछ करके और अपने घर कमा के और घर वालों को सहारा बनना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे नमाज में मैं एकदम से मेरे जहन में आया, ये मेरे अल्लाह ने मेरे जहन में डाला, मेरी क्या औकात है कि मैं कोई अल्लाह की मदद के बगैर कोई मैं आगे चल सकूँ। मेरे अल्लाह ने एकदम से मेरे जहन में डाला कि मैं क्यों ना, मैं खाना पकाना जानती हूँ, यही खाना फरोख्त करके मैं बाहर निकलूँ और मैं यही खाना फरोख्त करूं और इसी से कुछ पैसे कमा के अपने घर की यानी कि कफालत करूं। कितने साल हो गए आपको मेरे गाँव में? मेरे शाहीना जी 4 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपकी जो सोच है उसमें काबिल तहसीन है कि आप बाहर निकली। शाहीना जी ये बताइएगा कैसे मैनेज करती हैं? ऑब्वियसली आपने घर पर बच्चों को भी देखना होता होगा, शोहर की बीमारी को भी देखना होता होगा, फिर खाना भी पकाना है, फिर उसको लेकर भी जाना है। मैनेज कैसे करती हैं, क्या शेड्यूल बनाया हुआ आपने?
मेरे भाई, मैं रात में जाग के ये काम करती हूँ, ये सारा खाना बनाती हूँ जो मेरे पास, यानी कि पाए, नान, चने, रोटी, बिरयानी, जर्दा और यानी कि कोफ्ते, ये सब आइटम होते हैं जो मैं पूरी रात जागती हूँ। तो फिर ये सारा काम करती हूँ। फिर मैं तकरीबन 5:30 बजे घर से निकलती हूँ और 5:30 बजे घर से निकल के आधा पौने घंटे में यहाँ पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ से फिर मैं 12-1 बजे तक फारिग होती हूँ। तो फिर जाके मैं अपने मियाँ को भी टाइम देती हूँ, बाल बच्चों को भी घर थोड़ा सा टाइम देती हूँ, खुद भी थोड़ा सा। जो मैं ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सिर्फ 1 या 2 घंटे सिर्फ आराम करती हूँ, बाकी सारा हिम्मत को सलाम है जी आपकी। और ये एक औरत ही कर सकती है जो कुर्बानियात भी दे रही है, अपने घर वालों का ख्याल भी रख रही है, बीमार मियाँ को भी संभाल रही है। अच्छा शाहीना जी, ये बताइएगा, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे हैं और कैसे उनको मैनेज करते हैं? आप जब अब काम कर रही होती हैं, बाहर होती हैं, तो घर पे देखभाल कौन करता है बच्चों की? जी, मेरी सास हैं जो मेरे साथ रहती हैं, वो मेरे बच्चे को देखती हैं। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो फिर यानी कि वो घर पीछे, वो मेरा बेटा 12 साल का है जो 4 क्लास में पढ़ता है। अच्छा, जबरदस्त, तो माशाल्लाह, स्कूल भी भेजती हैं, वो सारा कुछ। जबरदस्त। ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और आपके शोहर की भी आप ख्याल रख रही हैं, वो भी अब अल्लाह ताला उनको भी जल्द सेहतयाब करे, वो भी ठीक हो जाए बीमारी से। आप ये बताइएगा, आपने कहा कि बहुत मुश्किलात आपने देखी, अब उन मुश्किलात का कुछ जिक्र कीजिएगा। क्या जब आप खाना पकाकर निकली थी तब मुश्किलात थी? लोग मसला डालते थे कहीं पर खाना बेचते हुए, क्या इशू क्या आता था आपको? भाई, जब मैं यानी कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन मैंने अपने अल्लाह से हमेशा मदद चाही, जो मेरे अल्लाह ने मेरी मदद भी की। मुश्किलात ये कि जब बाहर निकली तो लोगों ने यानी कि आवाज़ें कसना, और लोग यानी कि खाना, जैसे भाई कोई खाना खाने आ रहे होते तो औरत को देख के चले जाते कि नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना, ये औरत है। तो ये जब फिर कुछ भाई भी ऐसे थे, ये नहीं कि सारे, कुछ भाई, कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे यानी कि आवाज़ें कसते थे, या कोई यानी कि पैसों की ऑफ़र कर देना, या ये काम क्यों कर रही हो, क्या मजबूरी है। या फिर एक मैं आपको ज़रूर बात बताना चाहूँगी। एक पढ़े लिखे भाई एक दिन मेरे पास आए तो कहते हैं, आप जैसी लोग, आप मेरे पास ही खाना खा रहे हैं बैठे हुए, और मुझे कह रहे हैं कि आप जैसी औरतों की वजह से हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं। मैंने कहा जी भाई, हम पहले तो मैं चुप रही, बाद में मैंने बोला क्यों भाई? कहते हैं आप जैसी औरतों को देख के हमारी औरतें बिगड़ रही हैं। यानी कि वो भी कहती हैं कि हम भी काम कर सकती हैं। मैंने कहा भाई, आपको अंदाज़ा है, आपने ये सवाल तो किए, मेरे दिल पे क्या बीती है, आपको पता है मैं किस हालात में यहाँ तक आई हूँ, क्यों आई हुई हूँ यहाँ पे, आपको क्या पता? ये मेरा और अल्लाह का मामला है। तो ये मेरे अल्लाह ही, आप लोग तो सिर्फ बातें करना जानते हैं, आपको क्या पता मैं किस हालात में। बिल्कुल ठीक, किसी को क्या पता कौन किस हालात में गुजारा कर रहा है। शाहीना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे, अपने बच्चों का साहिबान रखे, अपने शोहर की खिदमत का जो आपने अज़्म उठाया है उनकी बीमारी में, उसमें अल्लाह ताला आपको साथ दे। एंड अबू सर, बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, अप्रिशिएट करना, एंड स्पेशली जब हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हो जो कोई मौका जाने नहीं देते किसी को डिमोटिवेट करने का, क्रिटिसाइज भी करना हमें ज़रूरी है कि उन लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे। कोई शख्स, कोई खातून, कोई भी अगर घर से बाहर निकलता है, कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। बिला वजह क्रिटिसाइज करने से मामला मजीद ख़राब होते हैं। आपने देखा इस औरत ने कितनी हिम्मत दिखाई, अपने घर को चला रही है, तो इसकी तमाम खिदमात को हम सलाम पेश करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिसकी वजह से हमारा मुआशरा आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से ये इस तरह की ख़वातीन, और ये शाहीना जी मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन है बहुत सी ख़वातीन के लिए। ख़वातीन बिगड़ती नहीं है ऐसे चीज़ों को देखकर, हिम्मत इकट्ठी करती हैं, हौसला पैदा करती हैं। बिल्कुल ठीक जी। वेल, ये तो थी एक मोटिवेशनल स्टोरी जो हमने आज आपके साथ शेयर की, और अब हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।